लिंक बना लो फटाफट, जैसी लाइव करोगे फिर उसको तुरंत फेसबुक पे शेयर हो जाए वही लाइव, मतलब वही लिंक तुरंत इमीडिएटली हमारे पेज पे, प्लस सारे जितने भी 125 1.5 लाख 1.5 लाख ग्रुप सब में तुरंत फटाफट चले जाना चाहिए विदिन अ मिनट। ठीक है खुर्शीद, ऋषभ, तुरंत देखना। नमस्कार दोस्तों, न्यूज प्लस 21 पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। और आज बड़ा ही, हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए कि आज बड़ा ही दिलचस्प दिन भी रहा है। सुबह से आज कई लोगों ने टीवी चालू करके, बड़े बड़े लोग आज सुबह से टीवी के साथ चिपके हुए नजर आए। आना भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, और क्यों ना आए। आखिर 5 बड़े राज्यों का चुनाव था और उसमें भी सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब की, जो कि कहीं ना कहीं सवाल नाक का था। न्यूज प्लस 21 के माध्यम से स्पेशल प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश महासंग्राम सवाल नाक का के माध्यम से पिछले कुछ सीरीजों में हमने आपको पहले बताया भी कि यह चुनाव सवाल नाक का क्यों है, आखिर डबल इंजन की सरकार का नाक दांव पे क्यों लग चुका है। और यह बड़ा दिलचस्प भी था। बहुत गलियारे में बहुत अटकलें लगाई गई, बहुत सारी बातें की गई, बहुत लोग एक दूसरे की टांग भी खींचे। मैं हमेशा से कहता रहा कि कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आखिरकार जनता ही जनार्दन है। आखिरकार जनता ही यह फैसला करेगी कि उसको उसका मुखिया किसे चुनना है। इसमें अटकलें लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप जमीन पर जनता के लिए मेहनत कीजिए, जनता आपको अपना प्यार जरूर बांटेगी। जी हाँ दोस्तों, इसी मुद्दे पर, इसी विषय पर और आज के हुए जो नतीजे, लगभग नतीजे कहना चाहिए हमारे पास हैं, जो हमारे साथ में हैं, उस पर भी अपन विशेष रूप से हम आप सभी से डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और यह समझने की बात है, यह बहुत ही दिलचस्प मुद्दा भी है, दिलचस्प बात भी है कि आखिर क्या हो रहा है, आखिर देश किस तरफ जा रहा है और यह किस तरफ इशारा कर रहा है। आखिर क्या हमको समझना चाहिए, ये 5 राज्यों के चुनाव हमको कहां लेकर जा रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। ये बड़ा ही दिलचस्प होगा राजनीतिक पार्टी के तौर पर भी, और उसके अलावा जनता जनार्दन के मूड को भी भांपने के तौर पर भी। जी हाँ, और इसी विषय पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मेरे से बाईं तरफ से अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूर्व प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लगभग 25 सालों से ज्यादा का इनको पत्रकारिता का अनुभव है, जिसमें इन्होंने कई घाट देखे, कई नदियों को मोड़ते देखे, बनते देखे, कई बांध को इन्होंने अपने नजरों से गुजरते देखा। तो ये कहना चाहिए कि 25 साल की पत्रकारिता का तजुर्बा अपने हाथ में लिए हुए हैं, तो निश्चित ही इनका जो अनुभव होगा, जो इनके शब्द होंगे, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विश्लेषण के तौर पर साबित होंगे। दूसरे की बात करूं तो हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी हैं, जो भाजपा के नेता हैं और पिछले 25 साल से राजनीति में हैं। तो 25 साल की राजनीति का मतलब आप समझ सकते हैं कि इनको दाने दाने की खबर है राजनीति के बारे में। और मेरे साथ आम आदमी पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री कहना चाहिए दुर्गा झा जी हमारे साथ हैं, जो कि बहुत बड़ी सोशल कार्यकर्ता रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट रही हैं, जिन्होंने एक से एक मुद्दे उठाए और कहीं ना कहीं जनता को उसमें इंसाफ दिलाने की कोशिश की। तो मैं आप सभी पैनलिस्ट का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं न्यूज प्लस 21 के इस मंच पर। और सबसे पहला सवाल मैं राजीव चक्रवर्ती जी से कहना चाहूंगा, राजीव चक्रवर्ती जी से इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं 4 राज्यों में, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बन रही है। राजीव जी, आप खुशी के तौर पर देखेंगे, ये तो लाजमी है, एक स्वाभाविक सी बात है कि आप इसको खुशी के तौर पर देखेंगे, जितने पटाखे फोड़े उतने कम हैं। लेकिन मैं जो सवाल करना चाहूंगा वो ये है कि आखिर ऐसा क्या किया भाजपा ने। ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, जनता के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, समझना भी चाहती है कि आखिर क्या किया भाजपा ने कि 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है और पूर्ण बहुमत लाती हुई दिख रही है। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है वो मास बेस्ड नहीं, वो ऑर्गेनाइज एक कार्डर वाइज पार्टी है जी। और बीजेपी हमेशा से, जब से पहले जनसंघ हुआ करता था, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, जब अटल जी अडवाणी जी ने पार्टी को निर्माण कराया था जी। कि एक वाक्य था कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम 2-4 दिन रहे ना रहे। जो राष्ट्रवाद है उसको लेके हम चलते हैं और भारत माँ को परम वैभव के शिखर पर लेके जाना, जिसके लिए कभी कभी कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी हमारी आलोचना करते हैं कि ये अति राष्ट्रवादी पार्टी है, तो हम उस आलोचना को स्वीकार करते हैं और हम कहते हैं कि हम उस
पार्टी लाइन पर रहेंगे और सत्ता एक माध्यम है कि जिससे हम समाज सेवा कर सकते हैं। सत्ता रहे ना रहे, तो जैसे अटल जी अपनी कविताओं में भी कहते थे, क्या जीत पर क्या हार पर बिल्कुल भयभीत नहीं, कर्तव्य पथ पर जो चला यह भी सही वह भी सही। तो कभी सत्ता आ जाए उसका हमें घमंड भी नहीं, कभी हम हार भी जाए तो उससे हमको डर कर बैठना भी नहीं है। पर दरअसल कि हम जनता के लिए सेवा करते रहे, और जो हमारा ध्येय है कि जो भी, और हम वैसे भी वर्ष भर में 6 कार्यक्रम करते हैं जो पार्टी का, कि अंबेडकर जी की जयंती, उपाध्याय जी की जयंती और रण दिवस, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती और उनका मृत्यु दिवस। तो उस माध्यम से हम जनता से जुड़े रहने का प्रयास करते हैं, और जनता का जो भी काम हो वो सत्या के माध्यम से हो या संघर्ष के माध्यम से हम वर्ष भर करते रहते हैं। इसलिए हम हमेशा जनता के साथ जुड़े रहते हैं, और जो हमारा संगठन का जो काडर वेस है तो वो काडर के माध्यम से हम जुड़े रहते हैं। इसीलिए हम, आप देखेंगे कि कभी राजीव गांधी जी ने उपहास उड़ाया था कि हम दो हमारे दो, क्योंकि उस समय संसद में केवल 2 ही सांसद हुआ करते थे। तो उसके बावजूद भी पार्टी ने एक इतिहास रचा है, और मुझे बड़ा गौरव है कि मैं इस पार्टी का एक छोटा सा सदस्य हूँ, और आज पूरे भारतवर्ष में हमारी पार्टी स्थापित है और हम संघर्ष करके आगे आ रहे हैं, और ध्येय वही है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम 2-4 दिन रहे ना रहे। बहुत बढ़िया राजीव जी, आपने बहुत बड़ी बात और बहुत सही बात भी कही है कहीं ना कहीं। आपसे अगला सवाल, अच्छा इसी में आपसे एक और सवाल मैं करना चाहूंगा कि आपने जितनी भी बातें की, जो भी बातें की, उस बातों में आप कहीं ना कहीं मुद्दा से भटक जा रहे हो। मैं आपसे बार बार जो सवाल करना, जो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए राजीव जी। मेरा सवाल था कि ऐसा क्या कर रही है, आपने अपना विचारधारा बता दिया, लेकिन ग्राउंड में ऐसा आप पब्लिक के साथ, पब्लिक के लिए ऐसा क्या किए कुछ खास जिसके कारण आपको जनता ने चुना? मेरा सवाल यह है राजीव जी, आप सवाल समझिए। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में जो एक मुद्दा है वर्षों से अपराध की, पूर्वांचल की, जहाँ तो वो अपराध पे हमने अंकुश किया है, उसके लिए बहुत सारे बलिदान हुआ है जी। ये कहीं ना कहीं आप सवाल का जवाब दे रहे हैं जी। तो अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश हमने बनाया है, वहाँ परिवारवाद के मिथक को तोड़ा है, वहाँ पे जो कॉकस था, जो सिंडिकेट था, उसके लिए कई बार हमारे ऊपर आरोप लगे कि ब्राह्मण विरोधी लोग हैं। आप देखेंगे तो चाहे हमारे ऊपर आरोप लगे हैं कि हम अल्पसंख्यक के विरोधी हैं, तो ये सारे चीजों को हमने तोड़ा, उस मिथ को तोड़ा है। तो उसके लिए कारण है कि अगर समाज के लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम करेंगे, और हमारे ऊपर कितने भी आरोप लगे हम अपने ध्येय पर चलेंगे। अगर जहाँ की जो, अगर हर क्षेत्र की अलग अलग समस्या होती है, उत्तराखंड की समस्या थी कि वहाँ धीरे धीरे जो देवभूमि है वो पावर प्रोजेक्ट की वजह से टूट रहे हैं, पहाड़ और नदियाँ अपना दिशा बदल रही है, प्राकृतिक आपदा है। तो हमारा ध्येय है कि गाँव में वापस लोग आए और देवभूमि वापस बसे, जागृत हो। और उत्तर प्रदेश की जो समस्या थी कि जो एक सिंडिकेट था एक अपराधियों का, वो दिशा और दशा तय करते थे राजनीति की, उस कॉकस को हमने तोड़ा है, उस सिंडिकेट को तोड़ा है। तो जनता के बीच में एक अच्छा संदेश गया कि ये वही लोग हैं जो सत्ता को तोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात से तो दरकिनार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आज उत्तर प्रदेश में जो योगी की सरकार, डबल इंजन की सरकार वापसी कर रही है, या करने लगभग कर ही चुकी है, मान लीजिए, बस अब शपथ ग्रहण का समारोह की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की जाएंगी और योगी जी पूरा सिंहासन पर बैठेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं जनता के मन में जो सबसे बड़ा संदेश गया है वो है भय मुक्त का, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का। अब अगला सवाल मैं आम आदमी पार्टी की नेत्री हमारे साथ बैठी हुई है दुर्गा झा जी, मैं आपसे पूछूंगा मैडम, आपके लिए भी आज बड़ा खुशी का दिन है, होना भी चाहिए, क्यों ना हो। आपने कहीं ना कहीं आज ज्यादा दिन भी नहीं हुए पार्टी को, लगभग बहुत कम 10 साल के कम के अगर मैं इतिहास की बात करूं तो उसमें आपने जो दूसरा राज्य को हासिल किया वो भी इस अंतर से, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा जीत है कहना चाहिए। 92-93 सीटों की जीत, और वो भी जहां पर अकाली दल और कांग्रेस का जो राज्य गढ़ रहा है वहां पे आपने अचानक से पहली बार इस कदर चुनाव लड़े, ताकत झोंकी और पूरा सुपड़ा ही साहब, पूरा झाड़ू का कमाल दिखा दिया आपने। जैसा हम लोगों ने हैरी पॉटर में झाड़ू का जादू देखे हैं, वैसा आपने झाड़ू का जादू कर दिया। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे और आगे का रणनीति आपका क्या कहता है? देखिए, पंजाब का चुनाव हमारा सेकंड चुनाव है। पहला जब हम चुनाव लड़े थे उसमें हमारी 20 सीट आई थी, लेकिन वोट ऑफ परसेंट हम देखेंगे तो 25% वोट रहा है। हम उस 25% वोट को बढ़ाने की कोशिश किए हैं, ना कि उसको घटाने की कोशिश किए हैं। आज का वोट ऑफ परसेंट देखिए 45% वोट, अभी तक जो मैं आंकड़ा देखी थी, अभी क्या है मुझे नहीं मालूम, आंकड़े तो अभी सब निकल जाएंगे, बस 10 मिनट में सारे आंकड़े आ जाएंगे। 44 पॉइंट समथिंग वोट को हमने
25 से आगे कन्वर्ट किया जी। तो हम वो 25% वोट को बता क्योंकि जिताती जनता है जी। कोई नेता नहीं जिताता। अगर नेता जिताते तो चन्नी साहब 2 सीट से हारे हैं जी। अब कैप्टन साहब चले गए, सिद्धू जी चले गए, मतलब बड़े बड़े धुरंधर, बादल साहब का पूरा फैमिली जो है 3 सीट पे साफ है। बिल्कुल तो हमने संगठन का काम किया। फर्स्ट टाइम हम लड़े तो बहुत खिल्ली उड़े रहे, आपका तो 20 सीट आया बहुत, तो मैं बोली कि 20 सीट मत ये कीजिए क्योंकि हम वोट ऑफ परसेंट की बात करते हैं। संवैधानिक तौर पे 20 सीट भी आया तो हम आ गए। फर्स्ट टाइम में हम 20 आए हैं और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी पहली बार लड़ी है चुनाव। तो और इस तरीके से अगर आप जेपी मूवमेंट का देखेंगे तो एक अलग माहौल था जिसमें जनता पार्टी मिला के बनी थी अलग अलग घटक दल को। तो ये डिफरेंस है क्योंकि उस समय हम छोटे थे, हमारे पिताजी जेपी मूवमेंट से रहे हैं, तो चूंकि उस समय नहीं, इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मैं अगर ऐसे बात करूं दुर्गा जी, तो ये भी कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी आज के मतलब स्वतंत्रता के बाद के 75 साल के स्वर्णिम वर्षों में पहली ऐसी पार्टी है जो क्षेत्रीय किसी भी एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत के साथ। आज हम राष्ट्रीय पार्टी हो गए हैं, 3 राज्य में वो टॉप %, तो आज राष्ट्रीय पार्टी है। हम कहना चाहिए क्षेत्रीय से हटके हम राष्ट्रीय में आ गए हैं। दूसरी बात हम कहेंगे कि जब चुनाव हम लड़े उस समय जो है हमारे पास आज भी संसाधन नहीं, उस समय भी हम संसाधनहीन थे। तो बहुत लोगों ने कहा कि एक बूमरिंग आया है और आप जीते हैं, लेकिन हम वहां जाके संगठन का काम किए हैं। हम मीडिया से दूर रहे हैं, आप इस बीच में देखिए, लेकिन रेत घोटाले को सामने लाए, अलग अलग मुद्दे को सामने लाए। और हमारा जो दिल्ली का मॉडल है, क्योंकि पंजाब और दिल्ली लगा हुआ है, लोग आना जाना लगा है, और वहाँ के मॉडल को देखे छत्तीसगढ़ शासन उसकी कॉपी कर रही है, लेकिन उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। चाहे स्वामी आत्मानंद स्कूल को देखिए, चाहे आप जो यहाँ का मोबाइल क्लिनिक को देखिए, तो वहाँ का मोहल्ला क्लिनिक लाने की कोशिश की। लेकिन पंजाब के लोगों को मालूम है कि अगर इनके पास आते हैं, हमारी सरकार आती है, हम 25% वोट को हम जो है कैंडिडेट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि संविधान में हमारा 2/3 बहुमत उस समय इसलिए रखा गया था क्योंकि 50% वोट किसी का नहीं गया था। अदरवाइज जिसका दुर्गा जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही। इस बात मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोकूंगा और इस बात को आपकी रोकते हुए मैं हमारे के शर्मा जी के साथ में जाना चाहूंगा। और चूंकि ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनका काफी अनुभव है, तो एज ए विश्लेषण मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा कि आपने यहाँ पे अभी एक बहुत बड़ी बात कही कि चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे स्वामी आत्मानंद स्कूल का मॉडल हो, मॉडल छत्तीसगढ़ हो, ये कहीं ना कहीं दिल्ली का कॉपी है। और इसी कॉपी को अगर मैं ऐसा कहूं आपके शब्दों में, तो अगर इसी कॉपी को कहीं ना कहीं कांग्रेस की आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जाके बताने की कोशिश की कि मॉडल छत्तीसगढ़ के हिसाब से हम उत्तर प्रदेश को बनाएंगे, सही बोल रहा हूं? तो उसमें के शर्मा जी आपसे सवाल है कि जब ये दिल्ली की कॉपी यहाँ पे उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ, सफल हुआ, तो उत्तर प्रदेश में पूर्णतः विफल कैसे हो गया? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या समीक्षा? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के बारे में बात करना भी जरूरी, समझना भी जरूरी है। देखिए, सभी राज्यों की स्थानीय परिस्थितियां अलग अलग होती। छत्तीसगढ़ की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, जहां चुनाव हुआ है 5 राज्यों में, उनकी बात करें, सब जगह की स्थानीय परिस्थितियां अलग रही है। और जहां तक कांग्रेस और भाजपा 2 राष्ट्रीय दल हैं, बिल्कुल, यूपीए और एनडीए, ये इन्हीं में से छोटे दलों को साथ लेके बनाने वाली बात आई। लेकिन कहीं से संगठन वाली जो बात कही है, तो दोनों का एक ऐसा है, पार्टियां हैं जिसका संगठन नीचे स्तर से पूरे राष्ट्र में है। अब लोगों को कहीं ना कहीं इसमें कमी नजर आ रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, या अन्य लोगों की जो आवश्यकता है, जो उनकी इच्छाएं हैं, लोगों की भावनाएं हैं, उनके अनुरूप कहीं ना कहीं जब आप उस लेवल पे आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों को विकल्प चाहिए। तो क्षेत्रीय दलों की संख्या इतनी अधिक बढ़ते जाना और उनको लोगों का विश्वास उठ जाना, विकल्प के रूप में, विश्वास की बात नहीं कर सकते, विकल्प के रूप में। तो आप पार्टी जो भ्रष्टाचार कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनते जा रही है, क्या ये वही उसी में आ रहा हूँ। डायरेक्ट एक लाइन में शब्द जवाब देना हाँ नहीं तो है नहीं, ये राजनीति है। मैं उसी में जा रहा हूँ कि दिल्ली में जब आया तो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कानून बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मूवमेंट के रूप में जिस तरह से धरना प्रदर्शन हुआ, बड़े लोग आए, लोगों को लगा कि राजनीति में ईमानदारी वाली बात जो आप लेके आई, तो लोगों का एक विश्वास उसके ऊपर आने लगा। एक नया व्यक्ति जो नौकरी पेशा था, उसको केजरीवाल जी के प्रति लोगों ने विश्वास किया। इसका कारण यह है कि कांग्रेस और भाजपा से कहीं ना कहीं
लोगों का भ्रम टूट रहा था, या उससे ज्यादा विकल्प में जो आप पार्टी आया तो उसके प्रति लोगों का एक विश्वास, रुझान बढ़ा। लेकिन आप पार्टी राजनीति में आने के बाद आप देखेंगे बहुत सारे जो मुद्दे आप देख रहे हैं तो लोगों को देने वाली बात आ रही है कि जो राजनीति में अभी ट्रेंड दिल्ली का छत्तीसगढ़ में आया कि हम ये दे देंगे, बिजली मुफ्त में दे देंगे, उसके आप जो लोगों को दूसरी ओर मोदी जी की सोच देखेंगे तो मोदी जी की सोच है हम मुफ्त में देने के बजाय हम उनको रोजगार के अवसर देंगे, बैंकों में खाता खोल देंगे, ये इनकी योजनाएं चली। वही बात जब छत्तीसगढ़ की बात आई तो छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय जब 2,500 देने की बात आई और मोबाइल बांटने की बात के लिए चाहता तो बीजेपी 2500 को 2600 की बात रख सकते। अजीत जोगी ने भी यहाँ पे अपना जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें 2600 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात की थी, लेकिन भाजपा उसमें नहीं आके कहीं ना कहीं दिल्ली से ये बात आई कि हम उसको विकास के रास्ते में ले जाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, ये इस विषय में आए। लेकिन अब लोगों को हम देखेंगे कि एक सोच आ रही है कि हमको चाहिए एक चीज है ना, आप जो गरीब हैं, जो आपने पहले एक अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, ये अलग अलग ग्रुप जो बना हुआ था, भाजपा ने इसको एक हिंदुत्व के रूप में ले आया, सबको जोड़ करके कहीं न कहीं। और अल्पसंख्यकों को ये साबित करने में ये रहा कि ये नहीं कह सकते कि अल्पसंख्यक जो है अपराध से जुड़े हुए, लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में 80-20 की जो बात आई, जो आई अपराध से मुक्ति की बात आई, तो उसमें कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों के ऊपर बात आई कि अपराध से जुड़े हुए लोग हैं। 3 जो बड़े वहां बुलडोजर चलाए गए, एक दुबे है, 2 तो मुस्लिम है, उसमें से एक सांसद वहां पे जेल में है। वो उस स्थिति में जो एक किसी भी राज्य का विकास तब होगा जब उसमें अपराध में नियंत्रण होगा, ये चीज को लोगों ने समझा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में यदि विकास की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश और बिहार हम जानते किस तरह से बिल्कुल अपराध का कर रहा है उसको। अब दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, ये सबको समझ में आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति अभी बनी है, अब भाजपा जो है वो एक राष्ट्रीय स्तर पे एक मोदी के साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं और एक छवि जो मोदी के लेके चली है कि लोगों में एक विश्वास आया है कि भ्रष्टाचार के मुक्त शासन की जो बात आ रही है लोगों को में अभी जो दिख रहा है, और जो विकास की बात आ रही है कि एक एक सड़क के विकास को लेकर घर घर पानी पहुंचाने की बात हो, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्रामीण सड़क योजना का जो चलाया, हर गाँव को, तो ये विकास लोगों को चाहिए। लोगों में एक चीज मेन चीज देखेंगे कि राजनीतिक जागरूकता लोगों में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी राजनीति का ज्ञान का इतना परिचय दिया है कि 15 साल के शासन को 14 सीट में ला दिया। क्यों? क्योंकि जो घोषणा पत्र महत्वपूर्ण रहा है कि किस घोषणा पत्र के आधार पर कांग्रेस का जो यहाँ है, मैं बोलता हूं कि शराबबंदी, किसको नहीं लगता कि शराबबंदी सामाजिक बुराई है? ये इस छत्तीसगढ़ के लोगों ने, चाहे आदिवासी वनोपज खरीदी की बात करें, चाहे कांग्रेस ने, जितने भी उसके घोषणा पत्र में देखेंगे, ये पहला छत्तीसगढ़ में सरकार बनी जिसके घोषणा पत्र हम याद करके रखे हुए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में 2019 के 18 के चुनाव में छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता के जरूरत को समझा। 1 लाख से ज्यादा लोगों से बात करके जो उन्होंने घोषणा पत्र बनाया उसको लोगों ने उनको स्वीकार किया। जनता को 14 सीटों पे जो शहर विकास था उसको गांव की विकास की ओर लेके चले गए। भाजपा ने नया रायपुर में जितना खर्चा किया है, रोड बनाया, 6 लेन रोड है, लाइट 24 घंटा चल रहा है, लेकिन विकास ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भर। इसी पे करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब किसान बहुल क्षेत्र है। वहां पे पिछले 1 साल 1.5 साल में क्या बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत सारी चीजें की गई, किसानों से रिलेटेड बहुत सारी बातें हुई। शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इस चीज का मेरे को जवाब दें, जनता को जवाब दें, समझाने की कोशिश करें। कहने का मतलब ये है कि वहां पे आज भाजपा की स्थिति, जो कि ये बताया जा रहा था कि शायद 2 सीट ना जीते, वहां पे बहुत ही पूर्ण बहुमत के साथ उस पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपना शासन वो किया, जमाया है। आप वहां का अभी आकलन करेंगे जब इसके बाद पूरे परिणाम के बाद वोट से संख्या बढ़ा है। ओवरऑल भाजपा ने अपने चुनाव जीते, वहां पे सीट पे काबिज हुई है। और पंजाब में तो आपने पूरा सुपड़ा ही साफ कर दिया, जहां पे कांग्रेस ने कहा था कि ये किसान बहुल राज्य है और मैक्सिमम यहाँ के जितने भी किसान हैं पंजाब में वो सब कांग्रेस चाहती है। तो क्या चन्नी ने मोदी जी के काफिले को, जो भी आप उसको नाम दें, उसको वो करके डायरेक्ट टक्कर लिया और उसका अंजाम है? जो कृषि कानून आया,
कृषि कानून लाते समय भाजपा ने इसको एक क्रांति के रूप में सामने लाया है कि जो मंडियों में जो धान की खरीदी होती है, सरकारी खरीदी के अतिरिक्त अन्य लोग भी, प्राइवेट सेक्टर के लोग खरीदी करें और ताकि उपज का उचित मूल्य किसानों को मिल सके। वहां पे भी जगह क्यों नहीं बना पाई सर? वही चीज बोल रहा हूँ ना, वो एक भूमिका है कि किस कारण से क्या है। अब तीनों कानून को लेकर की बात चली, पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये जो इलाका जो है ये पूरी तरह से किसानी के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं। वहां जितने बड़े बड़े देखें, जैसे पंजाब में देखेंगे, पंजाब में बड़े किसान, हमारे यहाँ जैसे तहसील कार्यालय में भीड़ लगती है वैसी वहां मंडी की स्थिति रहती है। बड़े बड़े वहां पे क्या बोलते हैं उसको, अड़तिया, ये पंजाब में हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी जैसे मंडियों में नहीं हो पा रही, मंडियों में 1200 बिक रहा है वहाँ, या वहाँ बड़े बड़े अड़तिया जो है ना उनका रहता है। तो किसानों को लेकर के ये किसानों ने एकजुटता, एक माहौल बनाया। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम ये तीनों कानून को नहीं समझा पाए या लोगों ने नहीं समझा, पूरे देश में ऐसे एक आंदोलन का रूपरेखा खड़ी हो, ऐसे बात नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में जो किसानों की जो समस्या है, जो हम रेगा में देते हैं, यहाँ की जो परिस्थितियां उनके अनुसार से यहाँ जो 2500 रुपये लोगों को मिल रहा है, और जो फसल परिवर्तन की बात है छत्तीसगढ़ में, जो एक फसल 4 महीने के धान का उपाने के बाद 8 महीने जो बेरोजगारी की स्थिति रहती है, गांव में युवाओं के पास रोजगार के अवसर नहीं थे, उनको आत्मनिर्भरता या महिला स्वास्थ्य अन्य माध्यमों से उनको जोड़ने का जो प्रयास कर रहे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता, विकास की जो बात, तो ये ग्रामीण के विकास के चलते हुए छत्तीसगढ़ के किसानों की दशा और दिशा सुधरने की जो बात आ रही है कि आर्थिक स्थिति, हमको कोरोना काल में भी हम इससे बचे, लोगों को नगद पैसा जेब में गया, ये बात आई। वो चीज दिल्ली वालों को भी समझ में आया, तो 6000 रुपए किसानों को देने की बात आई। जो तीनों कानून को लेकर जो पंजाब में स्थिति बदली, पंजाब में हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, ठीक है, हर जगह के मुद्दे अलग अलग है। यहाँ भी यूपी में पूरी तरह ध्रुवीकरण की स्थिति में आ गई थी, भाजपा पूरी तरह आक्रामक थी। पहली बार ऐसा लगा कि बात भले चारों का एकता और सबको साथ लेकर सबके विकास की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक सीट भी मुस्लिम को टिकट नहीं मिला वहां पे, है ना। क्या भाजपा के पास ऐसे लोग नहीं है? ऐसा नहीं है, लेकिन बात आती है कि जीतने योग्य है कि नहीं। आपने वहां पे जो मुसलमानों को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के या अपराध नियंत्रण को लेकर जो बातें की, ये है 80-20 की जो बात आई कि 80% हमको मिल जाएगा, ये बात है। दूसरा चीज है कांग्रेस जो संगठन जो है पूरा ऊपर से नीचे तक कमजोर होता जा रहा है। जैसे राजीव भाई अभी बता रहे हैं कि भाजपा संगठन के दम पर आगे बढ़ते रही, धीरे धीरे 2 से लेकर के आज यहाँ पर जो पहुंची है, तो यही चीज कांग्रेस में कमजोरी आ रही है। क्या आप ऐसा कहना चाहेंगे कि आज के जो कुछ राज्यों में क्षेत्रीय कांग्रेस, राज्य में जो कांग्रेस पार्टी जहां कहीं भी आज शासन कर रही है, जहां कहीं भी अस्तित्व है, बचा है या बढ़ा हुआ है या बना हुआ है कह लीजिए, तो क्या उनको अब केंद्र की तरफ रुख करना चाहिए? और केंद्र में कांग्रेस की जो केंद्र में बैठे हैं लोग, पदाधिकारी लोग हैं जो पार्टी चला रहे हैं, क्या उनको ये सोचना चाहिए कि अब हम उनको चांस दें केंद्र के नेता के रूप में? देखिए, कांग्रेस के भीतर जो भाजपा का ये प्रमुख बाण जो रहता है वो परिवारवाद का रहता है, चाहे सपा के ऊपर रहे चाहे कांग्रेस के ऊपर रहे। इससे तो बाहर निकलने के लिए इनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोगों में ये एक बात आ रही है कि अब बार बार छत्तीसगढ़ में ये इसको जो परिवर्तन के हमने लोकसभा चुनाव में देखा है, जिस ढंग से परिवर्तन हुआ, परिवारवाद से हट के टिकट बांटने की जो बात आई, उसका लाभ मिला है। लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि परिवारवाद का हो, भ्रष्टाचार हो, ये जनरल जो लोकतंत्र में जो कमियां आ रही है इसको दूर करने वाली बात है। ये कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आज के डेट में जनता जो है वो जनता साफ अपने लिए विकास चाह रही है। स्वतंत्रता के बाद जनतंत्र लगातार मजबूत होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े नेता, चाहे मुलायम सिंह की बात करें चाहे लालू जी की बात करें, इस प्रकार से जो राजनीति में परिवर्तन दिख रहा है, नए केजरीवाल जी आ रहे हैं, क्योंकि एक ईमानदार राजनीति की जो बात आ रही है, इसलिए केजरीवाल के साथ छोटे छोटे लोगों को भी जब टिकट आप पार्टी दे रही है तो उन पर लोगों का विश्वास आ रहा है। बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ, पंजाब में मुख्यमंत्री के खिलाफ जिसको मिला है, छोटा सा व्यवसायी है, ऐसा नहीं है, वो मोबाइल की दुकान चला, अब बताओ, और वो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब ये लोगों, वो उसकी कोई राजनीतिक पकड़ नहीं है, लेकिन सामने वाले को कहीं लग रहा है कि इसकी तुलना में एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और शासन की बात जो बात आ रही है, जो लगता है कि हम विकास के लिए जो पैसा देते, जो राजीव गांधी ने उस समय कहा था कि इतना में से इतना 2 पैसे पहुंच रहा है, तो उस चीज को लेकर के है कि 100% आज हम यहाँ पे देखते हैं जो पैसा बजट राशि स्वीकृत होता है उसका विकास के लिए एक एक पैसे का उपयोग होगा, तो
स्थिति क्या होगी। आज छत्तीसगढ़ में देखें 2 करोड़ के बजाय 4 करोड़ रुपए विधायक निधि, तो विधायक निधि की राशि का लेकर के विधायक लोग अपने जनहित के कार्यों में यदि विकास करें, पूरा 4 करोड़ यदि खर्च करें तो विकास ऐसे ही दिखने लगेगा। लेकिन कहीं न कहीं आता है कि जैसे अपन नगर निगम की बात करें, पंचायतों में करें, कि क्या एक ठेकेदार कितना % में लेता है काम, एबब में ले रहे, बिलों में ले रहे, फिर उसके बाद कितना काम कर रहे हैं, कितना पैसा किस स्तर पे भ्रष्टाचार में जा रहा है, ये सबको रोकने वाली बात है। तो लोगों में एक नजदीकी आ रही है। राज्य निर्माण के बाद हम लोग जब छत्तीसगढ़ बना तो लगा कि नीचे स्तर पे हमको मंत्रालय यही होने से हमको सब कुछ देखने का, अपनी आंखों को देखने का अवसर मिल रहा है, और वो सब का असर जनता के में देखने को हो रहा है। बिल्कुल शर्मा जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं इस पे एक छोटा सा टिप्पणी करूंगा और फिर अगला सवाल मैं राजीव चक्रवर्ती जी से लूंगा। जितने भी नेतागण हैं और जितने भी राजनेता आज के डेट में, अभी ये चुनाव का परिणाम ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि किसान और किसानी को ढाल बनाकर नेता नगरी करते रहे और नेतागिरी किए। आज उनके लिए सोचने की बात है कि किसान, आखिर किसान के मन में क्या चल रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां बड़े बड़े किसान के नेता लोगों ने कहा कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, वहां आज वो कुछ भी बोलने के लायक नहीं बचे, कुछ भी उनके पास शब्द ही नहीं बचा, क्योंकि वहां भाजपा सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी के रूप में कहना चाहिए और जनाधार के रूप में निकल के सामने आ रही है। वही पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां से राकेश टिकैत जी ताल्लुक रखते हैं या और पूरा का पूरा किसान हो रखता है, तो इस पे कहीं ना कहीं आज समझने की बात है कि जनता समझदार हो गई है। जनता आज के डेट में सब कुछ समझती है, पढ़ी लिखी हो गई है, शिक्षित हो गई है, साक्षर हो गई है। आप किसी को ढाल मत बनाइए, उनके जरूरत को पूरा कीजिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे राजीव चक्रवर्ती जी, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासकर मैं बात करूंगा, जहां पे मोदी जी के लिए इतने, भाजपा के लिए खासकर इतना बड़ा मुहिम चलाया गया, भाजपा को और मोदी जी को किसानों का विरोधी बताया गया, वहां पे आज सबसे बड़ा जनाधार भाजपा को मिला, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो तो बात थी कि जो जैसे के शर्मा जी ने भी कहा कि ये किसान जो बिल लाया गया था जी, दरअसल वो किसानों के भलाई के लिए था कि किसान डिपेंड ना रहे, और वो केवल तो क्या वो चुनाव वो वोट देते समय किसान समझे और पहले नहीं समझ रहे थे जो वहाँ भीड़ में जुटे थे? नहीं, तो वही बात है। फिर किसानों ने ये चीज देखा कि किसान के समक्ष हमेशा भाजपा खड़ी रहती है, और जब आंदोलन हुआ उस आंदोलन को भी भाजपा ने सराखों पर लिया। माने जो जनमत है, अगर किसान इसका विरोध कर रहे हैं तो ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, हम किसानों को अपनी बात नहीं रख पाए, तो ने कॉल ऑफ कर लिया, सीधे उस आंदोलन जो बिल था उसे वापस ले लिया, आंदोलन का तो सम्मान किया। तो इसमें 2 बातें आई। एक कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसानों का उन्नयन हो, विकास हो, वो फसल चक्र परिवर्तन करे, आधुनिक कृषि करे, उनके पास भंडारण के विकल्प रहे, और दूसरी तरफ अगर कोई किसान आंदोलन करे तो उनकी बातों को भी सराखों पर रखते हुए ठीक है हम बाद में रखेंगे। तो एक जो संदेश था वो बहुत अच्छा संदेश गया किसानों तक, और पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों ने भरपूर हमें सहयोग दिया। हम दुर्गा मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप राजीव वाले में एक चीज बोलना चाहूंगा बाद में चर्चा में, कि बोले किसानों का सम्मान किए। सम्मान वाली तो बात राजनीति में शब्दावली है। अच्छा। वास्तविकता यह है कि हमको इनको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है, मतदान चाहिए, वोट चाहिए। तो कहीं ना कहीं समय को देखते हुए पीछे लोगों को वोट से नुकसान कोई नहीं चाहता। आज के समय में यदि सरकार बनाना एक प्राथमिकता हो गई, नीति इनकी एक अच्छी नीति बना के लाए, नियत इनकी अच्छी रही होगी, लेकिन उसका परिणाम क्या आएगा, एक डर भय था। पंजाब में जो स्थिति आई, कहीं उत्तर प्रदेश और क्या अन्य राज्यों में क्या स्थिति आएगा। तो ये राजनीतिक दल है, उनके पास केंद्र में सरकार है, तो एक लोगों में एक माहौल, किसान विरोधी एक छवि जो बन रही थी उसको चुनाव के पहले समाप्त कर दिए, जिसका लाभ यूपी में देखने को मिला। लेकिन वही चीज जो पंजाब में जब जाएंगे तो पंजाब में कांग्रेस का रहा है, भाजपा वहां पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है, उसमें बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसमें आपको वहां के लोगों को एक वहां किसान मुद्दा है, सीमावर्ती राज्य है, तो राष्ट्रीयता का विषय वहां पे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, अलग वहां पे हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में जो धर्म, राम मंदिर की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, तो पंजाब में सबसे पहले आप राम मंदिर के नाम से छत्तीसगढ़ में वोट ले सकते हैं, पंजाब में नहीं ले सकते जी। तो हर जगह की परिस्थितियां अलग अलग है। लेकिन तो देशभक्ति के नाम पे पंजाब में वोट भाजपा को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। तो उसमें कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि फिर से यही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि पंजाब की जनता ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ा, उसको समझने की कोशिश की
और आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे वो जन जन तक गए और अपने आप को, अपने एहसास को बताने की कोशिश की है शायद कहीं ना कहीं, और वो उसको जनता समझ पाई। क्योंकि पंजाब का शिक्षा स्तर की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं देश में टॉप में आता है। तो वहाँ के लोग बहुत शिक्षित हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो उसका पूरा ओवरऑल मैसेज आता है जिसमें आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल परचम लहराया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब मैं बात करूंगा कांग्रेस के ऊपर। सर कहीं ना कहीं के शर्मा जी, कांग्रेस के ऊपर भी बात करना जरूरी है। देश की इतनी बड़ी पार्टी, जिसमें इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, देश के अस्तित्व से जिस मतलब ऐसा मैं कहूं कि जब से राजनीति और राजवाड़ा छोड़ दिया जाए और उसके बाद जब से राजनीतिक और लोकतंत्र की स्थापना हुई या सोच समझ स्टार्ट हुआ, तब से जो पार्टी सबसे बड़ी रही, जिसका वर्चस्व सबसे बड़ा रहा, वैसी स्थिति में इस तरीके से 5 के 5 राज्य में 5% भी सीट नहीं ला पाई और इस तरीके से धराशायी हो जाना, क्या यह कहीं गले नीचे उतरता है? कांग्रेस को निश्चित रूप से समय के साथ अपने आप को परिवर्तन लाना पड़ेगा। पहले के समय में कांग्रेस एकमात्र पार्टी थी और जो आप ऐसा समझेंगे तो छत्तीसगढ़ के भी सारे कद्दावर नेता सभी के सभी उत्तर प्रदेश में जाके कांग्रेस के लिए प्रचार किए, जहां जहां गए सब जगह साफ हो गए। देखिए कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस में ऊपर से परिवर्तन की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस की जड़ें इतनी मजबूत है, गांधी परिवार की जड़ें इतनी मजबूत है कि गांधी परिवार के बाहर सोच ना हम सोच पा रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सोच पा रहे हैं। भूपेश बघेल इसको लेकर सुनिए ना, मैं अगर आपसे बात करूं तो क्यों ये नेता इतने साल से 2-2 3-3 इतने बड़े पार्टी में एकजुटता यदि है, पार्टी को एकजुटता भी चाहिए। एकजुटता के लिए गांधी परिवार एक सेंट्रल में है और अन्य लोग उसके लिए सहयोग कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के जैसे जो योजनाएं चल रही है वो राजीव गांधी के नाम पे 3 प्रमुख योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही है। भूपेश बघेल का आप जो बोल रहे हैं कि इनको उपयोग होना चाहिए, तो राष्ट्रीय स्तर पे एक छत्तीसगढ़ में एक नंद कुमार बघेल और एक पूरी पीढ़ी विद्याचरण जो एक बार समाप्त हुआ इतने बड़े झीरम कांड के बाद, तो ये जो है तो वहां से इन लोगों ने अपने स्तर से संघर्ष करके रमन सिंह जैसे के खिलाफ, मतलब 15 साल की सरकार के खिलाफ बोलना और उनके मुद्दों को लेकर उठाना, उसको लेकर के जिस संघर्ष को लेकर के यहाँ तक आए हैं। अब इनको उपयोग की बात थी तो छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय नेता भी देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है, भूपेश बघेल क्या है, क्या बोल रहे हैं, क्या कारण है कि इतना जबरदस्त ढंग से 70 विधायक आज यहाँ पे हैं कांग्रेस के। तो इसको लेकर के तो छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है कि यहाँ पे एक नेतृत्व क्षेत्र, लेकिन मेरा सवाल भी यही है कि केंद्रीय नेतृत्व इस चीज को देख रही है, समझ रही है, सोच रही है, फिर भी अपना क्यों नहीं रही है? क्यों हमारे मतलब कांग्रेस, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के ही कई दिग्गज नेता हैं, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं, इनको क्यों नहीं केंद्रीय नेतृत्व में शामिल किया जाता, जिनसे ये कांग्रेस की छवि को कम से कम या कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने में तो सफल हो? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय जी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं का बयान आने लगा है कि कांग्रेस को अंदरूनी विचार इस पर करना पड़ेगा और उसमें क्या क्या कमियां हैं उसको अब दूर करना, क्योंकि अब बात यह है कि इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है और आने वाले समय में आपको फिर लोकसभा चुनाव जाना है। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप जगह जो बेस था वहां पे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जितने वरिष्ठ नेता वही रहे, तो आज अमेठी और रायबरेली जैसे सीटें आपके निकल रही हैं। तो जो आपके कांग्रेस में थी वो जाके भाजपा में जाके वहां जीत रही है। ये पूरी स्थिति को अध्ययन करने के बाद आपको दूसरे राज्य में जाके चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो ये क्या संदेश जाता है ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी, कांग्रेस में संगठन नीचे तक के है, उसको ऊपरी स्तर पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेतृत्व, एक जबरदस्त नेतृत्व की आवश्यकता कार्यकर्ता देख रहे हैं राष्ट्रीय शर्मा जी इस मंच से कि केंद्रीय नेतृत्व में या केंद्रीयता में अगर मैं उस लेवल पे बात करूं तो सामने पार्टी का न होना भी कहीं ना कहीं एक समय पे अराजकता की स्थिति ला सकती है, जैसे कभी कांग्रेस के लिए हुआ करती थी और जनता दल और सब लोगों ने मिलकर भाजपा का उदय हुआ। तो आज कहीं भाजपा के लिए क्या स्थिति नहीं बन रही है कि आज सिर्फ भाजपा ही भाजपा रह गया है और सामने से अगर मैं सामने पार्टी की बात करूं तो खत्म होते चले जा रहा है? देखिए, भाजपा और कांग्रेस में एक है कि वहां पे हाई कमान की बात इनके में भी है, हाई कमान की बात उनमें भी। अब इनका हाई कमान क्या है
समिति बनी हुई है, बोर्ड, वहां डिसीजन हो रहा है कि वहां का हाई कमान क्या है। मान लिया जाए यहाँ छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के बाद कौन कौन रहे होंगे वहां पे, किसने तय किया, कांग्रेस का हाई कमान कौन है। तो ये जो बात आती है कि राष्ट्रीय स्तर पे जैसे भूपेश बघेल ने जो यहाँ पे संगठन खड़ा किया है, जो नीचे स्तर पे लोगों से जोड़ा है, छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान की जो बात की है, छत्तीसगढ़ मॉडल की जो बात की है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा हो रही। तब तो ये बात आई कि उत्तर प्रदेश में इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दौरा किया, कितना लाभ मिला नहीं मिला ये अलग चीज। लेकिन अन्य नेता कहाँ थे जो राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के और नेता है, कितने लोगों ने दौरा किया? नहीं, ये भी एक सवाल है कि अन्य नेता बचे हैं कि नहीं, ये भी एक खैर बड़ा सवाल है। नहीं राजीव जी, अगला मैं आपसे सवाल करूंगा कि क्या ये हरी झंडी है 2024 के आम चुनाव के लिए? बिल्कुल, निश्चित रूप से। ये 5 राज्यों का बड़ा जीत क्या आपको ये अभी से बता रहा है कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे? बिल्कुल, वो अश्वमेघ का घोड़ा चल चुका है और जनता ने हरी झंडी दे दी है। उत्तर प्रदेश सेमीफाइनल था, एक महादेश जैसा बहुत बड़ा प्रदेश है और साथ में उत्तरांचल लगा हुआ है, गोवा है, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट, जहां उत्तर पूर्व, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। तो ये एक हमें बहुत बड़ा एक जनता का एक जनादेश मिला है कि आगे भी और जो भी काम हुए हैं, चाहे आप देखिए कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो जिस प्रकार से कोविड पीरियड में योगी जी ने भोजन पैकेट दिया 5 किलो का, जो राशन दिया, मुफ्त राशन दिया, और जिस प्रकार से तरुण स्वरोजगार की जो बात कही गई कि सब चीजों के लिए स्वरोजगार योजना चलाई गई। तो जैसे पकोड़ा तलने की बात पर बहुत हंसी उड़ाते थे कांग्रेस के लोग, आप देखिएगा कि वही भूपेश बघेल जी बात करते और उनके मॉडल को तो सिरे से अस्वीकार कर दिया है, चाहे असम में हो, उत्तर प्रदेश में हो, पश्चिम बंगाल में शून्य पर आई इसके पहले। तो जो छत्तीसगढ़ का मॉडल वो कहते थे, वो कोई मॉडल उससे सिरे से नकार दिया और पूरे भारत देश में ये एक चल पड़ी कि आगे भी जो चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। एक बड़ा सवाल दुर्गा मैडम जी आपसे करना चाहूंगा मैं, राजीव चक्रवर्ती जी के ही शब्दों से लेकर कि ये जो अश्वमेघ का घोड़ा निकल चुका है, क्या आम आदमी पार्टी उसको पकड़ने के लिए जोर आजमाइश करती दिख रही है? देखिए, हमारी पार्टी 10 साल की, जैसे आपने कहा कि हमने उभार लाया है वोट ऑफ परसेंट के साथ। सीट ऑफ परसेंट एंड वोट ऑफ परसेंट टू डिफरेंट चीज है। हम सीट ऑफ परसेंट को वोट ऑफ परसेंट में कवर कर रहे हैं और हमारा ये चल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वो अश्वमेघ घोड़ा पकड़ने की ताकत आपके अंदर आ रही है? क्या आपको पंजाब ने हिम्मत दिया? हमारा हिम्मत था। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि आने वाले केंद्रीय चुनाव, आम चुनाव में, लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें कोई ना कोई आम आदमी पार्टी से केंद्र के रूप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी से खड़ा होगा? बिल्कुल, हमारे यहाँ केजरीवाल जी हैं। तो केजरीवाल जी आने वाले प्रधानमंत्री की दौड़ पर हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? हमारे जो है राष्ट्रीय, तो 2024 का चुनाव आप ये कह रही हैं कि केंद्र में सत्ता के लिए अरविंद केजरीवाल जी, देखिए हमारा मॉडल, अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष विपक्ष के रूप में खड़े होंगे, खड़े रहेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा हमारा मॉडल, हम चैरिटी नहीं दे रहे हैं। जो चीज हम दे रहे हैं, चाहे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मौलिक अधिकार है। संवैधानिक तौर पे हर जनता, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एपीएल हो चाहे बीपीएल हो, चाहे वो अंत्योदय हो, सबको मिलना चाहिए। तो हम अपने जेब से पैसा नहीं दे रहे हैं, हम जो है टैक्स के पैसे को जनता तक पहुंचा रहे हैं, जो जनता तक पहुंचना चाहिए। बड़ी बात कही है यहाँ पे। पूरे डिबेट की बात करूं या पूरे डिस्कशन की मैं बात करूं तो बड़ा बात कहा है यहाँ पे दुर्गा झा मैडम जी ने कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष के रूप में सामने केंद्र की सत्ता में लड़ने के लिए और आने के लिए पूर्णतः स्पष्ट रूप से सामने आएंगे। ये इनका कहना है, ये इनका बयान है। देखते हैं क्या होगा। आप क्या कहना चाहेंगे राजीव चक्रवर्ती जी, इस बात पर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, हमारी शुभकामना है, राजनीतिक पार्टी है, हर राजनीतिक पार्टी को मौका मिलता है, लेकिन जो परिदृश्य दिख रहा है वो परिदृश्य यह बताता है कि कांग्रेस को लोगों ने सिरे से अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस ने जो आप कांग्रेस, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको कांग्रेस से छोड़कर आपकी चिंता करनी चाहिए। यही चीज आपको कहीं नहीं लगता ऐसा कि आपको कांग्रेस से तो मुझे लगता ही नहीं कि आपको कहीं टक्कर है। हाँ, आप छत्तीसगढ़ में अपनी साख अब बचा पाए 2023 के चुनाव में, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, केंद्रीय नेतृत्व के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी चिंता करनी चाहिए आपको? नहीं, बिल्कुल चिंता करनी चाहिए। क्या बोलेंगे शर्मा जी आप? दोनों की बातों को यदि सुने ना, जवाब वही है जी।
उनका कहना है कि केजरीवाल जी, आप स्पष्ट वो भी नहीं बोल पाए कि प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए ना, अकेले आप पार्टी अभी स्थिति में नहीं है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जितने सब राज्यों में अपना पर करके इतने सीट ले जाएगी, अकेले आप पार्टी सरकार बन जाए, ये जल्दबाजी होगी कहना। एक चीज। दूसरी चीज है भाजपा, इन्होंने आपके जवाब में कहा कि हम कांग्रेस की बात की, क्यों? क्योंकि अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर दो ही है, भाजपा और कांग्रेस, और एनडीए यूपीए के बीच में। आप यूपीए के साथ रहेंगी कि आपका नेतृत्व स्वीकार करते हैं? अभी कलकत्ता में ममता बनर्जी की दहाड़ सुनी रहे हैं, फिर केजरीवाल जी की बात अब आ रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य, एक विकल्प के रूप में कांग्रेस ने अपनी कमजोरी को, अपनी सीट को तस्तरी में सजा के परोसा है वहां पे। सुनिए ना एक मिनट, अधूरा हो जाएगा तो बात का उल्टा अर्थ निकल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब, पंजाब में कांग्रेस ने जिस तरह से मुख्यमंत्री को परिवर्तन की बात आई, वहां प्रदेशाध्यक्ष को बात आई, आखिरी क्षण में ये हो रहा है कि पहले आप राहुल गांधी से ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री घोषणा करो, तो ये सब पूरी बातें चलिए। तो कांग्रेस वहां पे कम सीट आने का मतलब नहीं कि संगठन समाप्त हो गया, वहां पे पार्टी खत्म हो गई। ये नहीं जैसे हम बोले कि छत्तीसगढ़ में 14 है तो भाजपा नहीं है, ऐसे नहीं, तुरंत 6 महीने बाद रिएक्शन आ गया लोकसभा चुनाव में। क्या है? तो संगठन आपके गांव स्तर पर कौन है? आप उपाध्यक्ष हैं, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पे एक एक कार्यकर्ता, सदस्य कितने हैं, क्या बनाएंगे संगठन के रूप में? जब तक आप पार्टी देश भर में नहीं फैलेगी, दक्षिण का हो, उत्तर का हो, पूर्वी क्षेत्र हो, सबके यहाँ पे अलग अलग है। जब एक आ जाएंगे या एकजुटता दिखाएंगे, मैं तो कहता हूँ मोदी का विकल्प तब है जब विपक्ष एकजुट दिखा जाए। आज यूपी में भी एकजुट क्यों? एक पार्टी वर्सेस विपक्ष क्यों? विपक्ष तो वो जो एक ही विपक्ष। आज क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व बड़ा है, लोगों का क्षेत्रीय स्तर पे आया है। नहीं, क्षेत्रीय स्तर पे आया क्यों? क्योंकि आपके नेशनल पार्टी कांग्रेस के जो है, ये जो भी कमी आ रही है उसको लेकर के विपक्ष एकजुट हो जाए, वो अन्य दलों को सहयोग ले रहे हैं। भाजपा ने भी लिया है, कोशिश कर ली है, हमारे लेके अपने विचारधारा को। बिहार में देखो आप, हाँ देखिए वो नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरफ केजरीवाल जी लीड कर रहे हैं, एक तरफ ममता बनर्जी ने कहा कि हमें कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। वो वहां पर गोवा में जाकर उन्होंने अपना पैरेलल कांग्रेस के लोगों को ही तोड़ दिया। तो नहीं, उन्होंने भी वहां पे जगह बनाई है, 2 ही सीट सही, लेकिन जगह लेकिन पूरा विपक्ष एक साथ कलकत्ता में नजर आया चुनाव में। केजरीवाल से मुलाकात ममता बनर्जी को, ममता, केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सब को एक करेंगे। अभी समय की जो बात कर रहे हैं कि आगामी लोकसभा के लिए, तो सब विपक्ष यदि एकजुट हो जाएंगे तो रिजल्ट कुछ अलग होगा। लड़ाई में बंदर रोटी खा गया, तो कहीं ऐसा देखे कि सारा विपक्ष आपस में एकजुट होने की कोशिश कर रहा था, लड़ रहा था, और उसका फायदा ममता बनर्जी ने सबको एक मंच पे कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में लाने की कोशिश की और खुद जीत गई, और उसके बाद सबका पीछा सबको छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कहीं शर्मा जी, कहीं ना कहीं बात तो निष्कर्ष तो निकलेगा, कहीं जो बात तो आई उठेगी। कुल मिलाकर के विपक्ष जब तक एकजुट नहीं होगा, फिर हाल भाजपा के जो अभी स्थिति आ रही है, आज 690 विधानसभा सीटों 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, उसमें 354 बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास सिर्फ 49 है। तो इनको जब तक एकजुट, दूसरे का सहयोग लेने का जो स्थिति चल रही है, अब जब क्षेत्रीय पार्टियां, शर्मा जी ये भी बड़ा विश्लेषण का सवाल है, बहुत ही बड़ा सवाल है कि जब क्षेत्रीय पार्टियां खुद अपने ताकत पे, अपने दम पे अपनी सरकार, जैसे कि पंजाब में हुआ, बनाने में सक्षम है, तो वो क्यों कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? ये समझने वाला विषय। आपको राष्ट्रीय स्तर पे बात हो रही है, संघ अलग अलग संघ है, अलग अलग राज्य वहां पे, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पे जब बात करेंगे, सभी राज्यों को मिलाकर के प्रधानमंत्री की जब लोकसभा और विधानसभा की स्थितियां, परिस्थितियां अलग होता है। 2019 आपको जब लोकसभा चुनाव लड़ना है तो राष्ट्रीय विषय चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दा चाहिए। वो क्षेत्रीय मुद्दे के आधार पर आप लोकसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे दुर्गा मैडम की पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर भी 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी के सामने कहीं दूर तक खड़ी नहीं हो पाई? देखिए, उसको 2 तरीके से देखना पड़ेगा जी। एक तो इश्यूज हैं, दूसरा जो है, मैं बोलती हूँ जीत में ठीक है, जीतना अलग चीज है, सत्ता चलाना दूसरी चीज है। जी। मैं जीत को परसेंटेज में देखती हूँ। अगर वोट ऑफ परसेंट कितना गया है, मतलब आपके पास अगर 30-32% वोट आ रहा है, मतलब आपको 70% जनता ने नकारा है। ये बात अलग है कि आपको 2/3 से पूर्ण बहुमत के साथ आप वहाँ बैठे हुए हैं, ये अलग चीज है। नहीं, तो ऐसा ये समीकरण नहीं कर सकते दुर्गा जी। देखिए, मैं आपको इसमें समीकरण बताता हूँ परसेंटेज में कि 100% है, 10 लोग खाने वाले हैं, तो उस 10 लोग में अगर किसी को 30%, 32% मिला, इसका मतलब ये है कि वो बाकी 9 से अकेले 3 के बराबर से भी भारी है।
इसको आप ऐसे समझेंगे? नहीं, उसमें भी देखेंगे ना कि जनता जो है, जनता का पर्सपेक्शन देखिए ना, 30% है, परसेंट को आप देखिए डिनाई की। साउथ अफ्रीका का आप उदाहरण, लेकिन 10 लोग थे ना, तो सबके चाहने वाले होंगे ना दुर्गा जी, आप बात को समझिए। वो ठीक है, 70 जो है, आप 70 लोगों के एक केजरीवाल के भरोसे नहीं चल सकता। हम अमेरिका नहीं, ब्रिटेन के लोकतंत्र पे चलते हैं। संघवाद है यहाँ पे, अलग अलग राज्य, दक्षिण की स्थिति आप देख रहे हैं, उत्तर की स्थिति बात मैं कर रही हूँ। हमारे साथ जो साउथ अफ्रीका अगर हम देखते हैं, उसका प्रोपोर्शन, रुवांडा का उठा के देखिए। खैर हम कहाँ अभी हम 5 राज्यों से कहाँ साउथ अफ्रीका और अमेरिका पहुंच गए। अभी वापस आते छत्तीसगढ़ में मेरा आखिरी 2 सवाल रहेगा। मैं आपसे राजीव चक्रवर्ती जी बात करना चाहूंगा कि मैं इस बात का पक्षधर हूं और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं, मैं एज ए जर्नलिस्ट भी और एज ए जब मैं ग्राउंड में जाता हूं और बात करता हूं और समझता हूं, तो मैं एक तबके को छोड़ दूं तो, और जैसे ही उसके बाद वाले सारे तबकों को देखता हूं, तो कहीं ना कहीं भूपेश की सरकार ने, आज कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनता के दिल को, किसानों को और पिछड़े वर्गों को छूने की कोशिश की है। कुछ हद तक, क्यों सही बोल रहा हूं शर्मा जी, कुछ हद तक पैठ बना पाई है। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? आपका उसके लिए क्या तरीका है कि आप उसको कहीं ना कहीं काट पाएंगे और अपना जगह बना पाएंगे या जीत पाएंगे आने वाला विधानसभा चुनाव जो 2023 में होना है? देखिए, ये जैसे इन्होंने कहा कि शर्मा जी ने भी कहा कि एक 2 लाख लोगों का सर्वे करके चुनावी घोषणा पत्र बनाया गया। तो आप उसको कॉपी करना चाहेंगे? नहीं, हम कॉपी नहीं करेंगे। मैं आप सुन लीजिए, वो तो छलावा सिद्ध हुआ। गंगा की सौगंध खाकर इन्होंने कहा था कि शराबबंदी करेंगे, ये शराब के रोज नए काउंटर खोल रहे हैं और कहते हैं कि हमने समिति बना लिया। तो कांग्रेस के इस सारे मॉडल को चाहे आसाम की जनता ने, पश्चिम बंगाल की जनता ने, तो क्या मैं ऐसे पूछूं चक्रवर्ती जी, क्या आने वाले मैनिफेस्टो में आपके शराबबंदी मुद्दा रहेगा और आप करेंगे? नहीं, हम कोई भी कांग्रेस की बातों का सीधे जवाब नहीं, हमारा अपना मैनिफेस्टो तो ये अगर जी हमारा अपना मैनिफेस्टो रहेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस ने छलावा किया है वो अर्ध सत्य है कि किसान खुश। आप देखेंगे कि जो 275 रुपए की बोरी है वो 1200 रुपए में बिक रही यूरिया की, और एक तरफ भूपेश बघेल जी कहते हैं हमने किसानों के लिए काम किया, उनको बोनस दिया, पिछले वर्ष का बोनस आज तक नहीं मिला। तो ये छलावा है, ये मिथ साबित हो गया है। आपको उम्मीद है कि आप इस छलावे को आम जनता को एहसास करा पाएंगे? बिल्कुल एहसास कराएंगे, और किसानों का भी हमको समर्थन मिल रहा है, आम आदमी का समर्थन मिल रहा है, पूरी जनता का समर्थन मिल रहा है। और आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल लहराएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आपको शुभकामनाएं जी। एक सेकंड में बोलना चाहूँ, पंजाब में हमारा जो है नशा मुक्त पंजाब की बात की है, छत्तीसगढ़ में बाकी राज्यों का नहीं। पहला हमारे पास मॉडल है जी, हम जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका असर आसपास के राज्य में पड़ेगा डेफिनेटली। तो क्या आप नशा मुक्त छत्तीसगढ़ को हमारा पहले भी मैनिफेस्टो में था कि हम नशा मुक्त की बात किए थे, हमारा कॉपी किए हैं, घोषणा पत्र हमारा पहले आया था। अच्छा। उसको उन्होंने कॉपी किया है, आपको भी मालूम है जर्नलिस्ट। दूसरी बात यह है कि पंजाब का मॉडल जब रहेगा, हम नशा मुक्त की बात करेंगे तो उसका असर पूरे देश में पड़ेगा। आप ये कहना चाहती हैं कि तीसरी पार्टी के रूप में छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जगह बना पाएगी? 100%। मतलब मानिए कि तीसरी पार्टी पहली नहीं हो सकती? पहली होगी। नहीं, मैं तीसरी पार्टी आज की डेट में तीसरी हम मान रहे हैं, लेकिन चुनाव आते आते हम जो है संगठन निर्माण में जाएंगे तो डेफिनेटली पहली पार्टी बनेगी। क्या तैयारियां हैं आपकी? अगर मैं वैसे, हमारा संगठन निर्माण चल रहा है, मतलब आप जमीनी स्तर पे अपने आप को मजबूत करना चाह रहे हैं। आप बस्तर में देखिए, हमारे यहाँ लोग जुड़ रहे हैं, बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। सरगुजा में देखिए। अच्छा, मैं चक्रवर्ती जी आपसे बड़ा सवाल करूंगा, अभी चूंकि मंच पे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा छत्तीसगढ़ मुख विहीन हो गया है। नहीं, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि हम काडर वाइज पार्टी है, कार्यकर्ता काडर वाइज पार्टी है, सब ठीक है, लेकिन कोई चेहरा नहीं है सामने, कोई नेता नहीं है सामने। वो देखिए, इसके उत्तर प्रदेश, पिछले बार भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा गया था विनय कटियार होंगे कि योगी जी होंगे कि राजनाथ सिंह जी। नहीं, उस समय तो 100% मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया। इस बार योगी जी और मोदी जी दोनों के चेहरे पे लड़ रहे हैं। ये काडर वाइज पार्टी है और पार्टी तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। पहले तो हम, लेकिन 3 बार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी। पिछले बार मुख्यमंत्री के तौर पे चेहरा जरूर उनका सामने आया, लेकिन अब कहीं उस लेवल पे एक्टिव नहीं दिखते, दूर तक समझ नहीं आता। आपकी तरफ से कोई और नेता समझ में नहीं आता, चारों तरफ भूपेश ही छाए हुए हैं। आप इसको कैसे देखेंगे? मतलब कोई चेहरा नहीं दिखता मेरे को। मैं अगर अपने, हो सकता मेरा नजरिया गलत हो, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दिखता नहीं है। नहीं, ये ऐसा मिथ है कि भारतीय जनता पार्टी, कोई भी आप देखेंगे दूसरे राज्यों में भी, आप उत्तरांचल देख लीजिए, वहाँ पे चेहरे बदले गए। तो चेहरा मुख्य नहीं, तो मुख्य बात है कि पहले हम जनता के नज़रों में जाएंगे, और जो ये भूपेश बघेल की जो भय, भूख, भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, उसके खिलाफ हम सदन और
सड़कों पर लड़कर इस सरकार को नेस्तनाबूद करेंगे और अपनी सरकार लाएंगे। वो बात की बात है कि कौन विधायक दल तय करेगा कि कौन। बिल्कुल सही है, चलिए ठीक है। इसी के साथ मैं इस आज के महत्वपूर्ण चुनावी विश्लेषण, जो 5 राज्यों विधानसभा राज्यों में चुनाव हुआ उसका विश्लेषण हमने किया, हमने ये समझा। मैं आप सभी, पहले तो सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप सभी समय निकालकर न्यूज प्लस 21 के इस स्टूडियो में आए और हमारे साथ समय व्यतीत किया और बहुत ही अच्छे रूप से, बहुत ही सभ्य तरीके से आप लोगों ने अपनी बात रखी और वो बात जनता जरूर समझेगी, कहीं ना कहीं जनता समझदार है। और मैं न्यूज प्लस 21 या जय दुबे कहिए, मैं अपनी तरफ से एक बात आप सभी जनता को कहना चाहूंगा, जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सुनेंगे और देखेंगे भी, सभी पार्टियां, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी हो या आज की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो या नई उभरती हुई पार्टी आपकी पार्टी हो या और भी कोई क्षेत्रीय दल है, कोई भी हो, कहीं ना कहीं आज हम सबको, आप और सभी पार्टियों को, सभी राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को यह सोचने की जरूरत है कि जनता क्या चाहती है, आखिर जनता का डिमांड क्या है, जनता का मूड क्या है, बेसिक नेसेसिटी क्या है, आवश्यकताएं क्या है, कैसे आज हमारा समाज का उत्थान हो सकता है, कैसे राज्य का विकास हो सकता है और वो राज्य का विकास देश के विकास में कैसे हाथ बटा सकता है, ये समझने की जरूरत है। जब तक पार्टियां जमीन पर नहीं उतरेंगी, जब तक बंद कमरे से, एसी कमरों से पार्टियां चलाएंगी, तब तक देश में ऐसे ही नए नए चेहरे, नए नए पार्टियां आम आदमी पार्टी की तरह उभरते रहेंगे। आज कहीं ना कहीं भाजपा इस चीज में सफल हो पाई क्योंकि वो जनता जनार्दन के बीच में जाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश में खासकर अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमने बहुत सीरीज चला है उत्तर प्रदेश के बारे में, जनता ने योगी के काम को समझा है। मैंने भी बहुत तह तक समझने की कोशिश की। हमें भी समझ में आया कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और इस 5 साल में उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव आया है। आज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं भय तो कम हुआ ही है, अपराध कम हुआ ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ ही है, परिवार पीछे रह गया है, विकास आगे आ गया है, ये हुआ है। मेरा आप सभी राजनीतिक दलों से यह गुजारिश रहेगा कि अब कम से कम नए भारत के निर्माण में, नए राष्ट्र के निर्माण में आप जनता से जुड़िए, जनता के बीच में जाइए। आज चुनाव के परिणाम 5 विधानसभा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे आज हमारे सामने हैं। पंजाब में आपका परचम लहरा चुका है, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने इतिहास बनाया है, कोई पहला ऐसा चेहरा है जो दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद पे आसीन होगा। उत्तराखंड में जहां बात की जा रही थी कि कांग्रेस की सरकार रहेगी, वहां भाजपा की सरकार ने सत्ता हासिल कर ली है। मणिपुर में भी जहां दूर तक कोने में नहीं सोचा जा सकता था कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आज भाजपा ने पूरा सुपड़ा साफ कर दिया है। गोवा का भी स्थिति आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं ये समझने की स्थिति है। मैं ये चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी पुनः विपक्ष के तौर पे खड़ी हो, क्योंकि विपक्ष होने से पक्ष मजबूत होता है और राष्ट्र का विकास ज्यादा अच्छे से हो पाता है। नमस्कार दोस्तों, न्यूज प्लस 21 के साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। न्यूज प्लस 21 के साथ बने रहिए। न्यूज प्लस 21 आपके हक की बात। थैंक यू। अजय भैया।